Hello students, today we will start a new chapter Laws of Motion। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आपने अपनी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो इसमें ये कहा गया है एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless compelled by some external force to change that state। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहती है। और मोशन में भी कैसे रहती है? इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलती रहती है जब तक कि उसको कोई बाहर की ताकत ना लगाई जाए और उसकी स्टेट को जब तक चेंज ना किया जाए फोर्स लगाकर। तो तब तक बॉडी जिस स्टेट में है वैसे ही रहेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी इन ए स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम इस लॉ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस लॉ में क्या होता है कि इसका जो पहला पार्ट है जिसमें एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। वो इस तरह से कि जैसे अगर आपके घर में कोई टेबल पड़ी है तो टेबल जहाँ पड़ी है वहीं की वहीं पड़ी रहती है। आप अगर पूरा दिन घर में नहीं रहते तो शाम को आते हो तो आप देखोगे जहाँ टेबल रखी थी वहीं की वहीं है, या जो चेयर जहाँ रखी थी वहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम जहाँ पर रखते हैं वहीं रहती है, यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है जब तक हम उसको खुद उठाएंगे नहीं। अगर एक किताब टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो अगर जब तक हम उसको उठाते नहीं, जब तक हम उसको मूव नहीं करते, तब तक वो किताब जो है वहीं की वहीं पड़ी रहती है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट में हमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है समझने के लिए। हमें लगता है कि कोई बॉडी जो है वो अगर मोशन में है तो वो अपने आप रुक जाती है। हमें लगता है कि हम कोई फोर्स नहीं लगाते तो चीज़ जो है अपने आप रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर एक क्रिकेट बॉल ग्राउंड के ऊपर चल रही है तो हमें देखने में मिलता है कि वो बॉल पहले स्लो होती जाती है और स्लो होने के बाद थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है। तो हम सोचते हैं हमने तो कोई फोर्स लगाई नहीं, लेकिन फिर भी बॉल जो है वो अपने आप ही रुक गई। तो ऐसा कैसे हुआ? तो सही मायने में क्या होता है कि उसको फोर्स लग रही है जो हमें जिसका पता नहीं चल रहा। वो फोर्स कौन सी होती है? वो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। तो हवा का जो दबाव होता है, हवा जो है चीज़ों को रोकती है। जब हम आगे की ओर भागते हैं हमारे बाल, हमारे क्लोथ्स पीछे को उड़ते हैं, यानी हवा हमें पीछे की ओर धक्का मारती है। तो इसी तरह से अगर जो बॉल है जब वो चल रही है तो हवा उसको रोकने की कोशिश करती है, और उसकी जो ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन की फोर्स भी हमेशा अपोजिंग फोर्स होती है, वो हमेशा बॉडी को रोकने की कोशिश करती है। तो जिसकी वजह से बॉडी धीरे धीरे स्लो हो जाती है और अल्टीमेटली रुक जाती है। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है कि कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को खुद चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि आप एक छोटे से पत्थर को धागे से बांध लीजिए और दूसरा एंड अपने हाथ में रख के आप उसको एक सर्कल में घुमाइए। उसको आप एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाइए। तो अगर किसी भी मोमेंट पर आप अपने हाथ से उस धागे को छोड़ दोगे तो आपको देखने में मिलेगा कि पत्थर जो है वो हमेशा जहाँ पर पहुँचा था वहाँ से सीधा एक स्ट्रेट लाइन में जाकर गिरेगा। पत्थर ऐसा नहीं कभी भी करेगा कि जब आपने उसको छोड़ा, आप उसको सर्कल में घुमा रहे थे तो जब आपने छोड़ा तो वो घूम कर तो कहीं और गिरे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाकर गिरेगा। वो इसलिए क्योंकि उसकी टेंडेंसी हमेशा है एक स्ट्रेट लाइन में जाने की, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा। ये हम अपने हाथ से
धागे के थ्रू उसको फोर्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे। तो अदरवाइज जो स्टोन है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहता है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसी तरह से हम पढ़ते हैं मास एंड इनर्शिया। तो बच्चों, इनर्शिया क्या होता है? जैसा कि हमने न्यूटन के पहले लॉ में पढ़ा कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहती है इन ए स्ट्रेट लाइन, जब तक कि हम उसको कोई बाहर की ताकत नहीं लगाते। तो बॉडीज़ की ये जो इनएबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती, यानी जो बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप को खुद मोशन में नहीं ला सकती, अनेबल है। और जो बॉडी मोशन में है वो अपने आप को खुद रेस्ट में नहीं ला सकती, वो भी अनेबल है। और बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में चल रही है वो अपनी डायरेक्शन को खुद चेंज नहीं कर सकती, वो भी अनेबल है। तो ये जो इनएबिलिटी होती है बॉडी की, बाय विच दे आर अनेबल टू चेंज देयर state of rest or of uniform motion in a straight line, that is called as inertia। ठीक है, तो यह हम ऐसा भी कह सकते हैं, inertia is the property or tendency of a body to resist any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line। तो ये क्या करती है कि अपनी, अगर हम उसको रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं वो उसको रेजिस्ट करती है यानी रोकती है, अगर मोशन से रेस्ट में लाना चाहते हैं वो रेजिस्ट करती है यानी रोकती है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन को हम किसी कर्व्ड मोशन में लाना चाहते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तब भी वो उसको रेजिस्ट करती है। तो ये जो बॉडीज़ में प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करती हैं, यानी वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहती, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी देखने में मिलेगा कि एक जो मैसिव बॉडी होती है जिसका मास ज़्यादा है, तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएगी। जैसे एक छोटी सी बॉल पड़ी है, तो बॉल को मैंने रेस्ट से मोशन में लाना है, तो मैं ज़रा सा उसको हाथ लगाऊंगा तो बॉल मोशन में आ जाएगी। अगर बॉल चलती हुई आ रही है, मैं उसको रोकना चाहता हूँ तो मैं अपने हाथ आगे करूँगा, मैं उसको रोक लूँगा। लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर मान लीजिए एक बस खड़ी हुई है, तो मैं बस को चलाना चाहता हूँ, धक्का मार के चलाना चाहता हूँ, तो मैं बड़ी ताकत भी लगाऊंगा, बस नहीं हिलेगी अपनी जगह से। अगर बस चलती हुई आ रही है, बेशक स्लो स्पीड से भी चलती आ रही है, अगर मैं उसको रोकना चाहता हूँ मैं उसको नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो इसी तरह से अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज आसानी से नहीं कर सकते। तो जितना किसी का मास ज़्यादा होता है उतना ही वो उसको रेस्ट से मोशन में लाना मुश्किल होता है, मोशन से रेस्ट में लाना मुश्किल होता है, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करना मुश्किल होता है। तो ये जो इनएबिलिटी है बॉडी की कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होना देना चाहती, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसका मतलब वो डिपेंड करती है बॉडी के मास के ऊपर। तो मोर इज द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट मास इज द मैयर ऑफ इनर्शिया। तो मास जो है वो मैयर है इनर्शिया का, कि जितना ज़्यादा किसी का मास है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया है। सपोज कर लीजिए मैं आपको दो बॉडीज़ देता हूँ, एक सपोज कर लीजिए पेन दे देता हूँ और एक कोई बड़ी सी बॉडी जैसे कोई किताब दे दी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ भाई इनमें से इनर्शिया किसका ज़्यादा है? तो आपने सिंपल देखना है कि मास किसका ज़्यादा है। अगर किताब का मास ज़्यादा है आप कहोगे किताब का इनर्शिया ज़्यादा है। तो हम इस सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं दैट मास इज़ द मैयर ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स मोर इज़ द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। हम न्यूटन के हम इसके जो इनर्शिया है उसकी हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक पर्सन जो है वो बस में चढ़ा, तो बस में चढ़ने पर उसको सीट नहीं मिली, उसको खड़ा रहने पड़ा। तो वो खड़ा हुआ है, तो उसको पता ही नहीं चला कि ड्राइवर ने कब बस चला दी। जैसे ही ड्राइवर बस चलाएगा
तो उसको पीछे की तरफ एक धक्का लगेगा। तो उसको पीछे की तरफ धक्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि जब बस चल पड़ती है तो उसकी पूरी बॉडी रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन उसके पाँव जो हैं वो बस के साथ टच कर रहे हैं। तो जैसे ही बस चल पड़ती है तो उसके पाँव चल पड़ते हैं, लेकिन बाकी बॉडी उसकी वहीं की वहीं रहना चाहती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसकी बॉडी वहीं रह जाती है, लेकिन पाँव जो हैं बस के साथ आगे निकल जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उसको पीछे की तरफ एक धक्का लगा है। तो लेकिन ये जो मोशन होती है धीरे धीरे पैसेंजर की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब वो पैसेंजर जो है उसकी पूरी बॉडी उसी स्पीड से चल रही है जिस स्पीड से बस चलती है। उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगानी पड़ गई। तो ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाता है तो वो क्या करता है, जैसे ही वो उसको ब्रेक लगाता है तो पैसेंजर को हमेशा ऐसा लगता है कि उसको आगे की तरफ एक धक्का लगा है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगाई जाएगी, अब पैसेंजर की पूरी बॉडी मोशन में थी, वो मोशन में थी, मोशन में ही रहना चाहती है। तो उसकी पूरी बॉडी मोशन में रहना चाहती है। तो लेकिन जब बस को रोक दिया गया तो पैसेंजर के पाँव जो हैं वो टच कर रहे थे बस के साथ, तो उसके पाँव रुक गए, लेकिन बाकी बॉडी अभी भी चलती रहना चाहती है। तो उसकी बॉडी चलती रहती है आगे की ओर, पाँव रुक गए, तो बॉडी आगे निकल जाती है, पाँव पीछे ही रह जाते हैं। तो जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि उसको आगे की तरफ एक धक्का लगा है। ठीक है। तो अगर कोई पैसेंजर चलती हुई बस से नीचे उतरता है तो भी क्या होता है कि उसको अचानक उसके पाँव सड़क पर आने के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि सड़क रुकी हुई है, उसके पाँव भी रुक जाते हैं। लेकिन उसकी बॉडी बस के साथ चल रही थी, तो उसकी बाकी बॉडी अभी भी चलती रहना चाहती है, इसलिए उसके वो बस वाली डायरेक्शन में जिधर को बस चल रही थी उसकी बॉडी उधर को गिर जाती है, पर्सन आगे की ओर गिर जाता है जब वो चलती हुई बस से उतरता है। तो अगर हम एक ऐसा करेंगे कि हम एक ग्लास टम्बलर ले लेते हैं, एक ग्लास का बीकर या कोई टम्बलर ले लेंगे, तो उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख देंगे। तो कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रख देंगे, जैसे कोई 5 रुपए का कॉइन है या 2 रुपए का कॉइन है, वो रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स की मदद से उस कार्ड को ज़ोर से ब्लो करेंगे, ज़ोर से धक्का मार देंगे फिंगर्स की मदद से। तो आपको देखने में मिलेगा कार्डबोर्ड बीच में से निकल जाएगा, तो लेकिन जो कॉइन है वो टम्बलर के बीच में आकर गिर जाएगा। इसका मतलब कॉइन जो है वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और हमने कार्डबोर्ड को धक्का मारा, कार्डबोर्ड निकल गया, तो लेकिन कॉइन जो है अपनी जगह पर ही रहना चाहता है। इस वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और वो टम्बलर के बीच में गिर जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर हमारे घरों में कई बार क्या होता है कि मैट जो होती है उसमें डस्ट भर जाती है, वो गंदी हो जाती है, हम चाहते हैं कि इसकी डस्ट को रिमूव कर दिया जाए। तो हम क्या करते हैं कि उसको कहीं पर लटका के उसको स्टिक के साथ बीट करते हैं, जिससे उसकी डस्ट बाहर आ जाती है। वो कैसे आती है? वो इस वजह से आती है कि जब हम उसको बीट करते हैं तो स्टिक के साथ जब बीट किया जाता है तो कारपेट आगे को निकल जाती है स्टिक के साथ, लेकिन डस्ट पहले रेस्ट में थी, वो वहीं रहना चाहती है जहां वो पहले थी। तो डस्ट वहीं रह गई और कारपेट आगे निकल गई, जिसकी वजह से डस्ट जो होती है कारपेट से अलग हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तो इस तरीके से ये भी एक एग्जांपल थी इनर्शिया की। अगर एक ट्री है, एक फ्रूट ट्री है, तो फ्रूट ट्री के ऊपर कुछ फ्रूट लगे हैं, तो हमारा हाथ ऊपर नहीं पहुंचता, हम फ्रूट को नहीं उतार सकते। तो हम कई बार क्या करते हैं कि ट्री को हिलाते हैं। जब हम ट्री को शेक करेंगे तो कुछ पके हुए फ्रूट जो हैं वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं। वो कैसे होता है
कि जब हम ट्री को हिलाते हैं तो उसके साथ में ट्री की ब्रांचेस भी हिलती हैं। जब ट्री की ब्रांचेस हिलेंगी तो क्या होता है कि ब्रांच हिल रही है लेकिन फ्रूट रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ब्रांच आगे को चली गई, फ्रूट वहीं रह गया। तो इस वजह से उनके बीच में जो जॉइंट होता है फ्रूट के बीच में और ब्रांच के बीच में, उसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो टूट के नीचे गिर जाएगा। तो ये भी इनर्शिया की वजह से ही होता है। तो बेसिकली आपने इसमें ये बात देखी कि इनर्शिया जो है हमारे पास तीन तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कि कोई बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जो बॉडी मोशन में होती है वो मोशन में ही रहना चाहती है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो बॉडी सीधी चल रही है वो सीधी ही चलना चाहती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती है। तो इसको हम बोल देते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया की हमने सभी एग्जांपल्स भी देख ली। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की मैं आपको एक एग्जांपल तो पहले बता चुका हूँ कि एक पत्थर को धागे से बांधकर जब घुमा रहे हैं तो वो हमेशा सीधा चलना चाहता है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। हम अपनी फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। जो गाड़ियों में मड गार्ड लगा होता है पीछे, तो वो क्या होता है कि जो व्हील है, रोटेटिंग व्हील, व्हील खुद रोटेट कर रहा है, लेकिन जो मड को, जो मिट्टी को वो पीछे को धक्का मारता है, मिट्टी हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन में पीछे आती है। तो इसलिए हम मड गार्ड लगाते हैं ताकि मड गार्ड जो है मिट्टी को रोक सके। अगर तो मिट्टी व्हील के साथ ही घूमती रहती तो मड गार्ड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो हम, क्योंकि मिट्टी जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब व्हील ने उसको धक्का मारा तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि हर एक चीज़ की टेंडेंसी होती है टू गो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हमने कई एग्जांपल्स जो हैं वो की हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। आज हम यहाँ तक रख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में और न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में।